हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, ये दो वर्ड से मिलके बना है। इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री। तो बच्चों, इलेक्ट्रो से हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बच्चों, केमिस्ट्री से हमारा मतलब होगा केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? केमिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो चैप्टर है या फिर जो वर्ड है, इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। तो यहाँ से हम इस चैप्टर की और कह सकते हैं इस वर्ड की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एंड द डेफिनेशन इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी बच्चों? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक और डेफिनेशन की तरफ अपन चलते हैं। देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, तो ये अपने आप तो चेंज होगी नहीं। इसके लिए हम कुछ डिवाइस यूज करते हैं और उन डिवाइस को हम कहते हैं सेल। मतलब सेल क्या होता है हमारा, एक तरह से देखो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल। तो सेल क्या हो जाएगा बच्चों? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, अब और भी देखो, हम बाद में लिखेंगे इनको, पहले थोड़ा अपन बेसिक्स देखते हैं, चैप्टर का बेस देखते हैं कि क्या है चैप्टर का बेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक सेल, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस डिवाइस का क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज लेते हैं जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसी सेल को हम एक नाम से और बोलते हैं एंड विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी सेल को हम एक नाम से और बोलते हैं, क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों, अब समझो डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डेफिनेशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन की, तो क्या हो गया बच्चों? ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे किसमें? केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या हो गई? द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में, जो कि हमारा कौन से सेल के द्वारा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि केमिकल एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस कन्वर्जन के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसे क्या कहते हैं हम? गैल्वेनिक सेल। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी।
तो हम कह सकते हैं इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, पहले हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो जो थर्ड जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि इन दोनों सेल का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है बच्चों, हमारी डेली लाइफ में ये सेल कैसे काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं थर्ड में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ दीज टू सेल इन आवर डेली लाइफ एंड द टॉपिक विच वी स्टडी अंडर दीज 2 पॉइंट इज बैटरीज। थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्टर वगैरह जो हमारे घर में हम यूज लेते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर बेसिकली हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट होगा हमारा गैल्वेनिक सेल, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड देन बैटरीज। तो चलिए बच्चों, हमारा एक बेस जो है इस चैप्टर का तैयार हो गया कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो बच्चों लगा लो हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन। तो चलो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखो। क्या होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बच्चों? लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या होगी बच्चों? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with relationship between electrical energy and chemical energy, and how electrical energy converted into chemical energy, and chemical energy converted into electrical energy। ठीक है बच्चों, is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिख लिया। चलिए अगली डेफिनेशन लिखो बच्चों, सेल। अगली जो डेफिनेशन है हमारी किसकी है बच्चों? सेल। तो सेल क्या होता है बच्चों? देखो क्या होता है सेल। देखो द डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy is called cell। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितने तरह के सेल हो गए? जब हमारे पास एनर्जी 2 हैं, जिन 2 एनर्जी के साथ हम डील कर रहे हैं, तो हमारे पास सेल भी कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप के सेल होंगे। तो लिखो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल and second is galvanic cell। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड इज गैल्वेनिक सेल। तो लिखो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में लिखो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लिखो इसमें द सेल विच इज यूज्ड to convert कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड हेडिंग लगाओ बच्चों गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें लिखो the cell which is used to convert chemical energy into electrical energy
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। आगे देखो बच्चों, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल को, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो हमारी डेफिनेशन होगी, बेसिक्स पार्ट हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं पहले गैल्वेनिक सेल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगा लो गैल्वेनिक सेल, या फिर इसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले। डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या है बच्चों डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बच्चों एक चीज़ सीखो यहाँ से, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही है, ये केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही है, और कैसे ये जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये सेल कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक रिएक्शन होती है जिसको क्लास 11th में आपने खूब डिटेल में पढ़ा होगा, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन, क्या, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हम कह देते हैं। ठीक है बच्चों, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बच्चों रिडक्शन क्या होता है, मुझे बताएंगे आप लोग, मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ इनको ताकि क्लियर हो आपको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन take place simultaneously। टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हों, साथ साथ हों, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों बताओ रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो हमने क्लास 11th में पढ़ा है बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है, चलो रिकॉल करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम बहुत छोटी क्लास में थे लाइक 9th-10th में, तब हम पढ़ा करते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे 11th में आने के बाद हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसके सीखते हैं, एंड वो क्या है, ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है उसे ही क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है। भाई देखो देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, लॉस भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और गेन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का।
अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो हम जानते हैं कि अगर देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज स्पीसीज, चार्ज पार्टिकल होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, चार्ज स्पीसीज होती है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी कोई चार्ज मूव करता है, देखो एक्सचेंज हो रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कोई भी चार्ज अगर मूव करता है, मोशन में आता है, तो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसे ही हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। कौन से सेल की हेल्प से, गैल्वेनिक सेल की हेल्प से। तो क्या होने वाला ओवरऑल बच्चों, हम क्या करवाने वाले हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन करवाने वाले हैं, और उस रेडॉक्स रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो हमारे डेली लाइफ में हम उसको यूज ले सकें, इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके, पहले इसके सेटअप समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इतना समझ में आ गया हमें। अब रेडॉक्स रिएक्शन भी हम कौन सी वाली रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन देखो बच्चों बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हम एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे जो क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, जो अपने आप होती हो, स्पॉन्टेनियस हो। कैसी रेडॉक्स रिएक्शन कैसी हो, रेडॉक्स रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होनी चाहिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए। अगर रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो अपना गैल्वेनिक सेल वर्क नहीं करेगा। अब बच्चों रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस से क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसी रिएक्शन जो विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के होती हो। एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या हो बच्चों, कि हमें उसको बाहर से कोई एनर्जी या कोई ऐसा फैक्टर ना प्रोवाइड करवाना पड़े उसको अकर होने के लिए, वो अपने आप ही होती हो। मतलब द रिएक्शन विच टेक प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन इस सेल में, मतलब गैल्वेनिक सेल में क्या होने वाला है, अब ओवरऑल हम डायरेक्ट बोलेंगे कि गैल्वेनिक सेल में होने क्या वाला है, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। क्या होने वाली है बच्चों, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है, और उस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे इस बात को, लिखो आप लोग, लिखेंगे, हेडिंग हमने लगा ली गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चाहो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे, ये लिखने के बाद लिखेंगे, इन गैल्वेनिक सेल spontaneous in galvanic cell spontaneous redox reaction take place in galvanic cell spontaneous redox reaction takes place due to which exchange of electron occurs and due to which exchange of electrons occur and electricity is generated and electricity is generated। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। अब देखो बच्चों, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ लेते हैं, ये इतना अपना क्लियर हो गया। एग्ज़ाम में हमसे ये पूछ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल का सेटअप बताओ कि क्या क्या होता है उसमें, कैसे ये वर्क करता है। तो हमारी अगली जो हेडिंग हम लगाएंगे वो होगा सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलिए, सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल।
गैल्वेनिक सेल का सेटअप कैसा होता है कि कैसा ये बनाते हैं हम इसको। और बच्चों गैल्वेनिक सेल का सेटअप हम एक सेल का एग्जांपल लेके करेंगे एंड एग्जांपल इज़ फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल देखो बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि डैनियल सेल का सेटअप बताओ, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि गैल्वेनिक सेल का सेटअप बताओ, या पूछा जा सकता है कि हाउ ए गैल्वेनिक सेल वर्क। ठीक है, तो सारे क्वेश्चनों का आंसर एक ही होगा और वो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका जो सेटअप होता है वो कैसे होता है। इधर देखो बच्चों, ध्यान से समझना। हाँ देखो इधर देखो। हाँ इधर देखो, गैल्वेनिक सेल का सेटअप देखो। देखो बच्चों यहाँ पे मैं बना, देखो इसमें क्या होता है, दो कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब दो कंटेनर होते हैं। एक ये रहा, एक कंटेनर ये रहा। ठीक है, ये दो कंटेनर इस तरीके से इसमें होते हैं। दोनों कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड जो हैं, दोनों कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड डिप्ड रहते हैं। और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या होते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से एक एमीटर, यहाँ पे हम या तो कोई एमीटर ऐड कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये हमारा हो गया एमीटर, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, ये जो हमारा कंपार्टमेंट होते हैं ये एक्सटर्नली तो क्या होते हैं, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहते हैं, और इंटरनली ये क्या रहते हैं, एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है। क्या होती है बच्चों, एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है, उससे ये क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों कंपार्टमेंट हैं, दोनों कंपार्टमेंट जो हैं वो किससे हैं, दोनों अलग अलग जो कंपार्टमेंट हैं वो एक यू शेप्ड ट्यूब से कनेक्ट रहते हैं। इस यू शेप्ड ट्यूब को हम कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साल्ट ब्रिज। क्या नाम है बच्चों इस ट्यूब का, साल्ट ब्रिज। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये एक एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट रहते हैं। आगे देखो और बच्चों, ये जो डैनियल सेल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका, आई कैन राइट ओवर हियर, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका ये होता है जिंक मेटल का। किसका होता है बच्चों, जिंक मेटल का। और हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल का हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी उसी मेटल का हमें लेना है। मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने भरा है वो भी क्या होना चाहिए, उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है। तो ये हमने इसमें भरा है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। क्या भरा है बच्चों इसमें, हमने 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन भरा है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है इस साइड में ये होता है कॉपर मेटल का। और इसमें अब देखो जिस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है उसी मेटल का हमें क्या लेना पड़ेगा, साल्ट भी लेना पड़ेगा इसमें। तो इसमें जो है CuSO4, और CuSO4 की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 m CuSO4 सॉल्यूशन इसके अंदर हमने फिल कर रखा है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर रखा है इसमें,
इस वाले कंपार्टमेंट में जिंक का इलेक्ट्रोड और ZnSO4 सॉल्यूशन, इस वाले कंपार्टमेंट में Cu का इलेक्ट्रोड एंड CuSO4 सॉल्यूशन हमने क्या कर रखा है, ले रखा है। अब देखो ये जो साल्ट ब्रिज होता है ना बच्चों, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, अभी इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है कि क्या फंक्शन होता है इसका। K2SO4, KCl, KNO3, ये सारे सॉल्यूशन इसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है, ये जो जिंक, अब जैसे ही हमने इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जैसे ही कनेक्ट किया है एक दूसरे से, एक्सटर्नल वायर से हमने इन दोनों को जब से ही कनेक्ट किया है, तो ये क्या होता है बच्चों कि जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। जिंक जैसे ही कॉपर मेटल के साथ एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ता है तो जिंक की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। अब ये क्यों होती है, ये धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे समझ में आएगा आपको। एक हम कल या परसों की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हमें समझ में आएगा कि क्यों जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है, क्यों ये। अब देखो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम दोनों कंपार्टमेंट को एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं तो जिंक की टेंडेंसी क्या आती है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, और इसकी आ जाती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, गेन करने की। तो जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों साथ साथ हों वही क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, जिंक एंड कॉपर के बीच में क्या होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। इतना तो समझ में आ गया हमें। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार। ये जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन, भाई जिंक की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या कर रहा है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो बच्चों अब देखो इधर ध्यान से समझो, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो देखो ये अपना जिंक का, यहाँ पे देखो इस सॉल्यूशन में क्या है, Zn+2 है कि नहीं है, ये टूटेगा ना, अभी साल्ट ही तो है। और क्या है, SO4-2 भी है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे पास, SO4-2 भी है, Zn+2 भी है। इस तरीके से सारे आयन हैं, SO4-2, Zn+2, इस तरीके से। अब ये जो अपना इलेक्ट्रोड है इसमें क्या कर रहा है, जो जिंक मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में किसकी फॉर्म में आने की। देखो इधर जिंक जो मेटल है किसकी फॉर्म में जा रहा है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है अपने पास सॉल्यूशन में, तो पहले से जिंक और SO4- है ही, और जो ऊपर से ये जो आ रहा है हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है ये भी किस आयन में टूट रहा है, Zn+2 आयन में डिसोशिएट होके किस में आप प्रेजेंट हो रहा है, ये सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो रहा है, किस में, Zn+2 आयन में। जैसे Zn+2 आयन में ये डिसोशिएट हो रहा है तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रोड है, देखो ध्यान से समझो, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, भाई ये जो जिंक है ये तो सॉल्यूशन में आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पूरे पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सो डियर स्टूडेंट, दिस इलेक्ट्रोड acquire a negative charge due to dissociation of zinc due to dissociation of zinc into Zn+2 and 2 electron, and these 2 electron make this electrode negatively charged, and this negatively charged electrode is known as anode. इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। अब देखो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इसको हम कहेंगे कैथोड। ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये है हमारा कैथोड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। इस पे होने क्या वाला है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से इस तरीके इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, यस और नो। इलेक्ट्रॉन कहाँ करेंगे, इस कंपार्टमेंट से जिंक वाले यानी एनोड से किधर मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं,
और यहाँ पे देखो इस सॉल्यूशन की बात करें हम तो CuSO4 किस में डिसोशिएट होगा, देखो कॉपर +2 और SO4 -2। अब देखो कॉपर की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी टेंडेंसी है तो देखो इलेक्ट्रॉन इस कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, कैथोड वाले कंपार्टमेंट में आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो एक जिंक का जो एटम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए कॉपर के पास आ रहे हैं, तो कॉपर +2 की फॉर्म में पहले से ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए हैं उनको गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो कॉपर सॉल्यूशन से किस पे जाने लग जाएगा, कॉपर मेटल। देखो यहाँ पे कॉपर मेटल है और ये Cu+2 भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में ही। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो कॉपर है वो इसमें डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा इस सेल में, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो एनोड है, जिंक वाला जो एनोड है, इसका मास तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो डिसोशिएट हो के इस सॉल्यूशन में आता जाएगा और जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है इसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका वेट जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये हमारा एक तरह से सेटअप हो गया कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यस और नो, होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किधर जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहाँ से कहाँ, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कैथोड से किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो अपना डैनियल सेल होता है या गैल्विन सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है या किधर फ्लो होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने इसके बारे में सीखी हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही हैं। रिएक्शन वी कैन राइट रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है, पहले हम देखते हैं एनोड पे। एनोड पे, ठीक है, एनोड पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमेशा याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जिंक मेटल है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 आयन में, +2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा देखो जिंक जो है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में डिसोशिएट हो गया। क्या ये पूरी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, ऑक्सीडेशन ही है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्योंकि रिडॉक्स होने के लिए, कंप्लीट रिडॉक्स होने के लिए तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होने चाहिए, लेकिन ये हमारी कौन सी है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो अब देखो ये तो सिर्फ एनोड वाली हुई, ऐसे ही कैथोड पे भी रिएक्शन होगी। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बताओ बच्चों, रिडक्शन। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस कंपार्टमेंट में कॉपर किस में प्रेजेंट है, Cu+2 में। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो ये क्या हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब अगर हमें ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। भाई ऐड करना पड़ेगा ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होने चाहिए, दोनों साथ साथ हो रही हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चलो मैं इन दोनों को साथ लिखता हूँ एक बार। देखो एनोड वाली क्या हो गई, Zn गिव्स Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कॉपर कैथोड पे क्या हुई,
Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। जैसे ही हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो इधर क्या बचा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक बचा और कॉपर+2 बचा। इधर क्या हो गया, जिंक+2 और कॉपर। तो ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रेडॉक्स, ये हमारी क्या हो गई, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको आप ध्यान से समझ सकते हो। देखो बच्चों, जिंक, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ पे जिंक की प्रोडक्ट साइड में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 एंड कॉपर की क्या है, 0। देखो कॉपर ने क्या किया, +2 से किस में चला गया, 0 में। इसका मतलब क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ऐसे ही जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया। देखो 0 से किस में चला गया, +2 में। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें लॉस एंड गेन दोनों साथ साथ होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देख लो इधर आगे समझ में ये बात तो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, जनरेट हो गई। ये एमीटर हमें बता देगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप। कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और कैसे ये वर्क करता है। ये हमारा पूरा जो सेटअप है इसका समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। तो लैंग्वेज आप खुद भी अपने लिख सकते हो कि हमें क्या ले रहे हैं, वी हैव टू टेक 2 कंपार्टमेंट इन विच 1 इलेक्ट्रोड इज डिप्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, एक याद करने का तरीका बताता हूँ एनोड के बारे में। देखो एक शब्द याद रखो, ALON, एलोन। देखो ए का मतलब होता है एनोड। एनोड हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट में। एनोड हमेशा लेफ्ट में रहता है। इस पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है बच्चों एनोड पे। और इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक वर्ड याद रखना है एलोन। इससे हमें पता चलेगा कि एनोड इज ऑलवेज इन लेफ्ट एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस विच हैव नेगेटिव चार्ज। तो जो एनोड होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है या फिर फिजिक्स में तुम लोग जो सेल पढ़ते हो उसमें यहाँ पे क्या होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हाँ, ये सही बात है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दोनों की जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या रहता है, एनोड नेगेटिव रहता है और कैथोड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक वर्ड याद रख लो, एलोन। एनोड हमेशा लेफ्ट में होगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये एनोड पे कौन सी हो रही है, कैथोड पे कौन सी हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखो इसके नीचे पॉइंट लगा के लिखो। हियर इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम क्या हुआ, लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड in external circuit, so electric current flows from cathode to anode,
फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं हम। अब हेडिंग लगाओ बच्चों, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, एंड इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी हमारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साल्ट ब्रिज जो हम गैर्निक सेल में यूज़ ले रहे हैं उसका क्या फंक्शन है, हम क्यों साल्ट ब्रिज यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग होगी हमारी साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, साल्ट ब्रिज और इसके क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, साल्ट ब्रिज होता क्या है, ये क्या होती है। अभी जैसे कि हमने एक सेल अभी देखा था, अभी चलो दोबारा हम सेल का सेटअप देखते हैं एक बार। ये क्या होती है, देखो इस तरीके से हमने बनाया था साल्ट ब्रिज। एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, यही होता है हमारा साल्ट ब्रिज। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये हमारा क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या भरा हुआ था, ZnSO4 सॉल्यूशन। ये हमारा क्या था, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या भरा हुआ हमारा CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। अब देखो इधर, इसमें जो अपना साल्ट ब्रिज है इसमें क्या भरा रहता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, K2SO4, KNO3, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है, साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब, साल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब containing inert electrolyte, containing inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4 etc. ठीक है बच्चों, K2SO4 एक्सेट्रा। अब फंक्शन देखते हैं इसका कि फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये दोनों जो सॉल्यूशन हैं, देखो दोनों इलेक्ट्रोड को तो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर रहा है, और जो दोनों सॉल्यूशन है उनको कौन कनेक्ट कर रहा है, साल्ट ब्रिज। और इनके दोनों के कनेक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये क्या करता है, इनर सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। कौन से सर्किट को, इनर सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन हो गया, लिख लो, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया इसका, इट कंप्लीट इनर सर्किट बाय कनेक्टिंग बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये दोनों सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, किससे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करके। दूसरा फंक्शन देखो बच्चों, अब इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारा क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड से Zn+2 आ रहा है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इधर मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे, और इधर वाला भी देखो एक बार, इधर वाला क्या सीन है, इधर क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे कॉपर+2 और SO4-2 प्रेजेंट है। तो कॉपर+2 तो इस पे डिपॉजिट हो जा रहा है भाई, कॉपर+2 तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पे डिपॉजिट हो जा रहा है, लेकिन SO4 के साथ तो कुछ नहीं हो रहा। इधर देखो Zn+2 की जो क्वांटिटी है वो देखो, पहले इसमें तो था ही था Zn+2 और SO4-2 तो था ही, साथ ही धीरे धीरे यहाँ से ये इलेक्ट्रोड भी डिसोशिएट होके Zn+2 आयन क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले कंपार्टमेंट में तो धीरे धीरे Zn+2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इधर इस वाले कंपार्टमेंट में
SO4 देखो Cu+2 तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो SO4 माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये Zn+2 वाले जो आयन इधर बढ़ गए, ये और Zn+2 को आने ही नहीं देंगे भाई, ये जो डिसोसिएशन है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इधर ये वाला डिपोजिशन जिस पे है Copper+2 इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं, ये डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि SO4-2 ज़्यादा बढ़ गया तो ये आगे डिसोशिएट ही नहीं होगा। तो इसके कारण ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर सेल स्टॉप हो गया तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रहा था, वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर इधर मैं Zn+2 आयन को बनने से रोकूं और इधर SO4 माइनस आयन को बनने से रोकूं, तो क्या हो सकता है, हमारा सेल कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। तो देखो क्या होता है, ये जो साल्ट ब्रिज है, अब यहाँ पे इसका अच्छा रोल आता है। अभी साल्ट ब्रिज का देखना, रोल समझना कितना अच्छा रोल है इसका यहाँ पे। लेट अस से इसमें KCl हमने भर रखा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, KCl, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl हमने इसमें भर रखा है। अब देखना ये KCl, देखो इधर Zn+2 आयन बढ़ गया, Zn+2 आयन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये KCl किस में डिसोशिएट होता है, K+ और Cl- में, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इधर Zn+2 यानी प्लस आयन बढ़ गया, इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कौन सा आयन लेना पड़ेगा, नेगेटिव आयन। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, Cl- आयन जो है, कौन सा आयन, नेगेटिव आयन, Cl- आयन इस साल्ट ब्रिज के थ्रू ट्रैवल करता है और इस कंपार्टमेंट में आके Zn+2 को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ऐसे ही यहाँ से पोटेशियम प्लस आयन, K+ आयन क्या करता है, यहाँ से मूव करता है और इस कंपार्टमेंट में जाके SO4-2 को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ, इट मेंटेन, ध्यान से सुनना, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ताकि अपना जो सेल है वो क्या करता रहे, वर्क करता रहे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए साल्ट ब्रिज के। तो पूछा जा सकता है कि साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। एक और फंक्शन लिख लो बच्चों, इट स्टॉप और नॉट स्टॉप, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन, इट स्टॉप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर मैं इस साल्ट ब्रिज को हटा दूं और इन दोनों साल्ट को, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट हैं इनको कनेक्ट कर दूं, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, SO4-2 बन रहा है। तो ये क्या करेंगे, दोनों इधर प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है और इधर माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेंगे जहाँ पे भी ये मिलेंगे, मतलब जहाँ पे भी इन दोनों लिक्विड का, इस लिक्विड का और इस लिक्विड का जंक्शन होगा, मतलब मिलेंगे जहाँ पे ये, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और उस पोटेंशियल के कारण सडन चेंज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि या तो एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, या हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए, इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन क्या हो गए, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे एक नोट लगा के आप लोग लिख लो, एक क्वेश्चन AI-EEE, जब JEE मेन का नाम AI-EEE हुआ करता था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम भर रहे हैं, इनमें जो आयंस होते हैं ना, वो इस तरीके से ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए जिसमें नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, मूवमेंट है, वो क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो इसका जो हम नोट लिखने वाले हैं वो लिखो बच्चों, इन साल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो ये रहा कैटायन, ये रहा एनायन, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो एनायन। तो मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन
movement of cation and anion should be almost equal, should be almost equal। मतलब ऐसा नहीं कि कैटायन तो फास्ट मूव कर गया और एनायन को मूव करने में टाइम लग गया तो भी हमारा सेल वर्क नहीं करेगा ना भाई। एक तरफ से तो एक कंपार्टमेंट तो न्यूट्रल हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट न्यूट्रल ही नहीं हुआ, न्यूट्रल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो फर्स्ट सेकंड नोट लिखेंगे, फर्स्ट नोट लिख लिया हमने, सेकंड नोट लिखो, सेकंड नोट लिखो। द साल्ट प्रेजेंट इन साल्ट ब्रिज, द साल्ट present in salt breeze do not interact with ions of cell। मतलब क्या हुआ कि सेल में जो आयन प्रेजेंट हैं उनके साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब KCl की कोई रिएक्शन जो आयन में हम ले रहे हैं वो सेल में जो आयन ले रहे हैं उनके साथ KCl की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर ये KCl की रिएक्शन हो गई तो ये जो सेल है ये वर्क नहीं करेगा। तो क्या होगा, हमारा ये जो KCl है वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अगर हम साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, कोई भी साल्ट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। वो किसी भी आयन जो कंपार्टमेंट में अपने पास प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा और साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में भी थोड़ा देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।